सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन का और आज हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 3 करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मानव एक कृषक एवं पशुपालक के रूप में। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 मानव एक कृषक एवं पशुपालक के पाठ परिचय। देखिए, बिंदुओं पर हम अच्छे से समझें। देखिए, कृषि का आरंभ, बर्तन निर्माण की कला का आविष्कार, आरंभिक ग्राम मनोरंजन, धातुओं का विकास, पशुपाल का आरंभ, उपयोगी उपकरण तथा अस्त्र शस्त्र, समाज, कला का विस्तार, उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम एक प्रतीक अध्ययन, पहिए का आविष्कार, स्थायी जीवन का आरंभ, धर्म, भाषा का विकास। सभी बिंदुओं पर अच्छे से समझेंगे इस पाठ के अंदर। चलिए, सबसे पहले कृषि का आरंभ, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। कैसे कृषि की शुरुआत हुई, कैसे इनके मन में विचार आया कि कृषि जाए, किस प्रकार से इन्होंने। चलिए शुरू करते हैं। भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन में परिवर्तन आकस्मिक नहीं था, यह धीरे धीरे आया। प्रारंभ में मनुष्य कुछ स्थानों पर जंगली रूप में उगने वाले खाद्यान्नों की फसल काटता था। उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि अनाज को बोया भी जा सकता है। तो किसी दिन, संभवतः किसी दिन, किसी व्यक्ति ने देखा कि कुछ अनाज का दाना कहाँ पर जाके गिरा, गोबर पर जाकर गिर गया, छिटक कर गोबर के ढेर में जा पहुंचा। ठीक है, फिर उसने देखा कि कुछ समय बाद वही गोबर से सुनहरे अन्न के रूप में विकसित हो गया। वही बीज जो छिटक कर गोबर में गिरा, वो क्या हो गया, एक छोटे से पौधे सुनहरे अन्न के रूप में विकसित हो गया। यहाँ से कृषि की शुरुआत हुई। यहाँ वो समझ गया कि ये क्या हुआ, कि मतलब हमने तो इस तरह से ये अन्न का दाना गिरा तो इसमें से ही छोटा सा पौधा निकल आया। इस बात से ये समझ गए कि कृषि इसी ऐसे ही की जाती है। कृषि के कारण फिर उसने कृषि करना शुरू करा। उसका जीवन जो है, मानव के जीवन में ठहराव आया। कहाँ मानव क्या था, इधर से उधर घुमक्कड़ बनकर इधर से उधर भोजन की तलाश में इधर उधर फिरता रहता था। कहाँ अब उसके जीवन में ठहराव हो गया, क्योंकि कृषि करने के लिए हमें एक स्थान पर ठहरना पड़ता है और खेती करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, फसल का ध्यान रखना पड़ता है। मानव अब भोजन संग्रहकर्ता के स्थान पर भोजन उत्पादक बन गया। उसकी भोजन संबंधी आदतों में पर्याप्त परिवर्तन आए। वह मांस भक्षण की अपेक्षा खाद्यान्नों तथा सब्जियों पर निर्भर रहने लगा। उसने कपास उगाकर उससे वस्त्र बनाना भी प्रारंभ किया। तो देखिए, कहाँ वो कच्चा मांस खाता था और फिर बाद में उसने उसको, जब आग की खोज हो गई तो वो कच्चा मांस पकाकर खाने लगा। फिर उसको पता चला कि कृषि कैसे की जाती है। जब उसने कृषि शुरू की तो वो केवल मांस पर निर्भर नहीं था। उसने क्या करा, खाद्यान्न, खाने वाले पदार्थ और सब्जियों पर वो निर्भर हो गया। केवल मांस पे ना होकर अन्य चीजें भी वो खाने लगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, कहाँ वो भोजन इकट्ठा करता था अपने लिए, शिकार करता था, पेड़ों से फल, कंदमूल, जड़ें, ये सब वो खाता था। ठीक है, जब उसे पता चला कि भाई कृषि इस प्रकार होती है तो उसने क्या करा, उत्पादन करना शुरू कर दिया। और भोजन संग्रह से भोजन परिवर्तन में जो समय था वो अचानक नहीं हुआ है, उनको समय लगा। धीरे जैसे जैसे उनको अनुभव होता गया, मानव को, आदि मानव को जैसे जैसे अनुभव होता गया, वो वैसे वैसे कार्य करने लगा। तो उसको बहुत समय लगा इस चीज को समझने में। अब आजिए, पशुपालन का आरंभ कैसे किया उसने, मानव ने। आरंभिक मानव ने पशुपालन का आरंभ कैसे किया, ये कोई नहीं जानता कि पशुओं को पालने की शुरुआत कैसे हुई। संभवतः मनुष्य ने अपने आसपास के कुछ पशुओं की आदतों को देखा, समझा, जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े, गधे आदि को पालतू बनाना शुरू कर दिया उसने। पालना अपनी आवश्यकता के अनुसार। उसको दूध के देखा उसने कि हमें दूध भी उनके लिए क्या है, एक आहार है, संपूर्ण आहार है। तो उसने गाय बकरी पालने शुरू कर दिए। और सवारी के लिए या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उसने बैल और घोड़े का पालन शुरू कर दिया। कुत्ता उसका वफादार था, वो समझ गया कुत्ते से क्या है, अपनी रक्षा की जा सकती है। तो इस तरह से उसने इन सभी जानवरों को पालतू बना लिया, पालना शुरू कर दिया। पशुओं में गाय बैल सर्वाधिक पशुओं में गाय बैल सर्वाधिक उपयोगी थे, क्योंकि इनसे दूध तथा मांस मिलता था। बोझा ढोने तथा सवारी करने के लिए घोड़े, बैल, ऊंट उपयोगी थे। भेड़ बकरियों से उसे
ऊन तथा खाल मिलती थी, जिससे कि वो सर्दियों में अपने अपने लिए गर्म कपड़े, गर्म वस्त्र बना लेता था। और गोबर से मिट्टी को उपजाऊ बनाने का जो तरीका था उसको मालूम पड़ गया। गोबर से ही तो उसे मालूम पड़ा था कि गोबर क्या है, गोबर मिट्टी क्या है, खाद के रूप में पौधों के काम आएगी। तो वो इस बात को समझ गया, तो गोबर का ही प्रयोग करने लगा। अब आ जाइए पहिए का आविष्कार। नवपाषाण युग में पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन में क्रांति ला दी। एक नया मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव आया मानव के जीवन में। कुम्हार के चाक ने मिट्टी के बर्तन निर्माण कला को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया। मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे उसी चाक से, जो पहिए का आविष्कार हुआ। फिर पहिए का द्वितीय उपयोग किस लिए हुआ? गाड़ी को खींचने के लिए किया गया। ठीक है, सभ्यता की प्रगति में मानव की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि था पहिए का आविष्कार। इस सभ्यता मानव के लिए उसकी प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्या? पहिए का आविष्कार। सबसे पहले वो बर्तन बनाने लगा, मिट्टी के बर्तन कुम्हार के रूप में। ठीक है, फिर वो गाड़ी खींचने के लिए क्या करने लगा? का प्रयोग करने लगा, पहिए का। तो इसके लिए ये उपलब्धि बहुत महत्वपूर्ण थी। अब आइए बर्तन निर्माण की कला का आविष्कार कैसे हुआ। खेती करने वाले नवपाषाण युग के प्रारंभ में, अब देखो बच्चों, अब बात हो रही है नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग की नहीं, नवपाषाण युग की। जहां सबसे ज्यादा आविष्कार उसने किए, चीजों को अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में मानव ने तेजी से बदलाव जो किया है, नवपाषाण युग के अंतर्गत किया है। ठीक है, नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार किया उसने, जानवरों को पालना शुरू कर दिया। ठीक है, पालतू जानवर बना लिए और कृषि का आरंभ कर लिया उसने नवपाषाण युग में। ठीक, अब बर्तन निर्माण की कला का आविष्कार उसने किया। खेती करने वाले नवपाषाण युग के प्रारंभ में मनुष्य फलों तथा सूखी वस्तुओं का भंडारण करने के लिए तिनकों एवं टहनियों से टोकरियां बनाता था और फिर उसमें मिट्टी की लेप कर देता था। फिर उसे सुखाकर द्रव पदार्थ को रखना, मतलब द्रव यानी गीली चीजों को रखना उसने शुरू किया। क्या करता था वो? तिनकों से और टहनियों से टोकरी बनाकर अंदर मिट्टी से लेप करके वो अपने द्रव पदार्थों को उसके अंदर सुरक्षित रखता था। कुम्हार का जो चाक जब से आविष्कार हुआ इसका, मिट्टी के बर्तन सरलता से बनाए जाने लगे। मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने लगा और फिर कुछ समय बाद इन बर्तनों को आग से पकाकर, किससे? आग से पकाकर मजबूत भी किया। तो उसने ये बात समझ ली कि आग से पकाकर हम मिट्टी के बर्तनों को मजबूत किया जा सकता है, वो भी ये करने लगा। तथ्य ज्ञान देखिए, उत्तर प्रदेश में नवपाषाण युगीन उपकरणों की खोज सन 1860 में लेमे सुरियर ने की थी। किसने की थी? लेमे सुरियर ने 1860 में उत्तर प्रदेश में नवपाषाण युगीन उपकरणों की खोज की। ठीक है, कालांतर में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में फ्रेशर ने ऐसे उपकरणों की खोज की, जबकि कृष्ण ने मैसूर में इस युग के पॉलिश किए गए उपकरण प्राप्त किए। किसने? कृष्ण ने। तो इस तरह से पॉलिश किए गए उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? मैसूर से। किसने की इसकी खोज? कृष्ण ने। ठीक है, और कर्नाटक के बेल्लारी जिले में फ्रेशर ने इस प्रकार के उपकरणों की खोज की और उत्तर प्रदेश में लिमे सुरियर ने 1860 में की। तो देखिए ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस युग की सभ्यता के उपकरणों की खोज की खुदाई के दौरान। चलिए अब आ जाइए उपयोगी उपकरण एवं अस्त्र शस्त्र। इनके अस्त्र शस्त्र किस प्रकार के थे, इस युग में आके अस्त्र शस्त्र व उपयोगी उपकरण किस प्रकार के बने। देखिए, नवपाषाण युगीन उपकरणों एवं अस्त्र शस्त्रों में बहुत सुधार देखने को मिलता है। इस युग में, नवपाषाण युग में आकर बहुत अच्छे किस्म के चीजें बनी जाने लगी। पहले तो क्या थी मोटी थी, खुरदुरी थी, लेकिन अब क्या हो गई? छोटी, धारदार ऐसी अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे। ठीक है, इन्हें सहज ही पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से पृथक एवं विशिष्ट कहा जा सकता है आसानी से, क्योंकि बहुत अलग थे, अच्छे किस्म के, क्योंकि ये अधिक उपयोगी, टिकाऊ, कलात्मक थे। जबकि मनुष्य अब भी पत्थर से ही अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे किस्म के, मतलब उनमें क्या थे? अच्छी, पहले के अनुसार अब ज्यादा अच्छे किस्म के अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे। उपकरण एवं अस्त्र शस्त्र बनाता था जब मानो शुरू से लेके अब तक क्या है? पत्थर से ही, यानी पाषाण से ही बनाया, इसीलिए तो नवपाषाण, जब तक पत्थर का प्रयोग करने लगा पाषाण युग ही कहलाया।
ठीक है, किंतु वो पहले से अधिक मजबूत तथा पहने थे। मनुष्य इन्हें अधिक टिकाऊ बनाने के लिए इन पर पॉलिश करना प्रारंभ कर दिया। पहले खुरदुरे थे, अब पॉलिश की बात हो रही है, पॉलिश करने लगा उन पर। पॉलिश की गई पत्थर की कुल्हाड़ी जो एक बड़े पत्थर को छांट कर बनाई गई थी, एक महत्वपूर्ण उपकरण थी, जो बहुत ज्यादा इनके लिए महत्वपूर्ण, बहुत काम की रही। ठीक है, एक इसके किनारे पहने, एक तो क्या थी, क्या विशेषता थी, अलग क्यों थी, एक तो इसके किनारे क्या थे, पहने थे। इसे लकड़ी की छड़ के किनारे पर जड़कर कुल्हाड़ी के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये जो कुल्हाड़ी थी जो इनके लिए महत्वपूर्ण थी, ये कहते किनारे पहने थे, और क्या इसकी जो पकड़ होती है ना, तो वहां पर थोड़ा लकड़ी का प्रयोग जड़कर उसको पकड़ने में आसानी के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाने लगा। इसका प्रयोग वनों को साफ करने तथा भूमि को जोतने के लिए कुदाली के रूप में किया जाता था। इससे लकड़ी को काटना तथा छांटना भी संभव था। बढ़ईगिरी का विकास हुआ, फिर इससे ही किसका विकास हुआ, बढ़ईगिरी का। बढ़ई की कला का प्रयोग हल, पहिए, नाव तथा लकड़ी का मकान बनाने में किया जाने लगा। ठीक है, बढ़ई की कला का प्रयोग किस लिए, हल, पहिए, नाव तथा लकड़ी का मकान बनाने में किया जाने लगा। तो इस तरह से इसके साथ साथ बढ़ईगिरी का विकास हुआ। बढ़ईगिरी कला से हल, पहिए, नाव, लकड़ी आदि मकान बनाए जाने लगे। नवपाषाण युग का एक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण हंसिया थी। इसका प्रयोग फसल काटने तथा एकत्रित करने के लिए किया जाता था। इस समय शिकार में प्रयुक्त होने वाले तीर कमान अधिक पैने हो गए थे। तीर शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते, तीर से वो भी अधिक पैने होने लगे। नवपाषाण युग मानव हड्डियों तथा 12 सिंगों की सींगों से सुई तथा हारपून जैसे शस्त्र बनाने लगा। इसके अलावा पत्थर के हथौड़े भी बनाने लगा। अब अजी स्थायी जीवन कैसे आरंभ हुआ इसका, कैसे वो एक जगह टिक कर रहने लगा, कहाँ वो घुमक्कड़ था। ठीक, मनुष्य मिट्टी से बने कच्चे मकानों में रहने लगा। इससे मिट्टी से बने कच्चे मकानों में, जो लकड़ी के लट्ठों तथा छप्पर से बने होते थे, ऊपर छप्पर डले हुए थे, लकड़ी के लट्ठे डले हुए थे। पशुओं को पालने के कारण उसे अपने पशुओं के झुंड सहित चरागाहों की खोज में घूमना पड़ता था। कुत्ता उसका स्वामी भक्त सेवक था। क्या था, कुत्ता उसका स्वामी भक्त सेवक था, जो उसके पशुओं तथा झोपड़ी की रक्षा करता था। आरंभिक ग्राम जो है, विलेज गांव, शुरुआती गांव कैसे थे, कृषि एवं पशुपालन के विकास से मानव को एक स्थान पर प्राय नदी या झील के निकट रहने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इसलिए मानव समूहों में ऐसे स्थलों का ऐसी जगहों का उसने चुनाव किया जहां वे अपनी फसलों तथा पालतू पशुओं की देखरेख अच्छे से कर सके। क्योंकि देखो, जल ही जीवन है, जहां जल है वहां खेती भी आसानी, और जल क्या है, जल हमारा पीने के लिए भी, जीवित रहने के लिए भी जरूरी है। तो ऐसे स्थान का चुनाव किया जहां नदी हो, घाटियां हो, उसके आसपास इसने गांव बसाए। ठीक है, फिर इन गांव में कुछ झोपड़ियां होती थी। गांव प्राय ऊंची भूमि पर बनाए जाते थे ताकि बाढ़ भी आती थी, उस समय भी बाढ़ आती थी, नदी का बहुत ज्यादा हो जाता था तो डूब जाती थी झोपड़ियां। तो उसने क्या किया, ऊंचाई पर बनाना शुरू किया। ये गांव मिट्टी की चार दीवारी ये गांव मिट्टी की चार दीवारी या झाड़ियों की बाड़ों से घिरे हुए थे, जिससे वे जंगली जानवरों से सुरक्षित रहे। तो जंगली जानवर भी होते थे, उनसे बचने के लिए चारों तरफ से उसने मिट्टी की दीवारें खड़ी कर दी ताकि वो जंगली जानवरों से सुरक्षित रहे। अब देखिए, समाज किस तरह से बना इनका। स्थायी जीवन ने समाज की नींव डाली। जब वो एक जगह टिक कर रहने लगा, खेती करने लगा, घर बनाकर मिट्टी के घरों में रहने लगा, तो आसपास और भी लोग रहने लगे। इस तरह से कई सारे गांव बने। गांव से क्या बना, समाज बना। ठीक है, आयु में सबसे बड़ा या सबसे बलवान या सबसे योग्य व्यक्ति समुदाय का नेता होता था। समाज कैसे बना, जो आयु में सबसे बड़ा अनुभवी व्यक्ति होता था वही समुदाय का, उनके संपूर्ण समुदाय का नेता होता था। ठीक है, वही नियम कानून बनाता था। ठीक, कृषि उपज का बंटवारा सभी में किया जाता था। जो भी कृषि करते थे सबको बराबर भागों में बांटा जाता था। अब जब तक कि मनुष्य का जीवन अधिक स्थायी हो गया था, उसके पास पर्याप्त समय था। कुछ समय शिकार पर जाते थे कुछ लोग। अब क्या था कि जब वो एक जगह टिक के रहने लगा, इधर आने जाने में उसका समय बर्बाद नहीं हुआ, तो अब क्या था, उन सबका काम बढ़ गया। कुछ लोग शिकार पर जाते थे, कुछ हल चलाते थे, कुछ पशु चराते थे, कुछ अन्य उपकरण, अस्त्र, आभूषण आदि बनाते थे। शेष व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बनाते, वस्त्र बुनने आदि में संलग्न व्यस्त रहते थे। स्त्रियां घर तथा बच्चों की देखभाल करती थी। तो स्त्रियां भी क्या क्या करती थी, अपने घर, अपने बच्चों की देखभाल करती थी।
धर्म कैसा था उनका, किसको मानने वाले लोग थे, शुरुआती मानव किसको मानता था? नवपाषाण युगीन मानव, नवपाषाण युगीन मानव पृथ्वी, जल, अग्नि तथा सूर्य, वर्षा, मेघ, गर्जन आदि प्राकृतिक तत्वों की पूजा करता था। मिट्टी को जीवनदायिनी माना जाता था। वो मिट्टी को क्या मानते थे? जीवनदायिनी। इसी प्रकार नवपाषाण युगीन मानव गाय की पूजा करता था। तो गाय की पूजा की जाती थी। जो सर्प पूजा वह भयवश करता था, जबकि सर्प पूजा भी होती थी लेकिन डर कर, सर्प से डरते थे तो इसलिए उसकी पूजा करते। मानव ने अपने मृतकों को दफनाना भी आरंभ किया। यदि उनमें से उनका कोई अपना मर जाता था तो वो क्या करते थे? दफनाते थे। कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए उन पर विशाल पत्थरों के आयताकार खंड यानी आयताकार पत्थर काटकर उन पर जो भी उनका अपना होता था उसे पहचान के लिए वो कब्रगाह यानी कब्र के पास में वो आयताकार खंड रख दिया करते थे, जिन्हें महापाषाण कहा जाता था। जो वो खंड होते थे ना आयताकार, जो अपने मृतकों के आसपास वो रखते थे, कहते हैं महापाषाण। कभी कभी मृतकों को एक बड़े बर्तन में दफनाया जाता, जिसके साथ मृतक के जीवन काल की जो पसंदीदा चीजें थी, पदार्थ थे, सभी उसमें रखे जाते थे। उनकी कब्रें डोलमेन कहलाती थी। क्या कहलाती थी? डोलमेन। इससे पता चलता है कि नवपाषाण युग की मानव मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, यानी मर जाते हैं तो भी एक जीवन। तो क्या करते थे? बड़े से बर्तन में अपने अपने मृतक के शव के साथ उसकी पसंदीदा सारी चीजें वो रखकर तरह से वो बर्तन में भी उसको रख देता था, जिसे डोलमेन कहा जाता है। अब अजीब मनोरंजन किस तरह से करते थे शुरुआती मानव? नवपाषाण के जो मानव थे किस प्रकार का मनोरंजन करते थे? आखेट नामक नवपाषाण युगीन मानव का महत्वपूर्ण गतिविधि, आखेट नामक नवपाषाण युगीन मानव की महत्वपूर्ण गतिविधि थी। सायंकाल में लोग अग्नि के घेरे चारों ओर एकत्रित होते थे। वे हड्डी, बांस, नरकुल की नलियों तथा जानवरों की खाल से निर्मित ढोलों से संगीत पैदा करते थे। पुरुष एवं स्त्रियां संगीत की ताल पर थिरकते थे। तो इस तरह से इन लोगों को संगीत पर नाचना गाना भी अच्छा लगता था। ठीक है, कला का विकास देखिए, कला के विकास कैसे किस प्रकार हुआ इनमें? नवपाषाण युगीन मानव गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाता था। इनको कला की शुरुआत हुई चित्रों से हुई। तो क्या करते थे? दीवारों पर चित्र बनाते थे। इस तरह से कहां पर बनाते थे? गुफाओं में। तो इस तरह की गुफाएं भारत में अनेक स्थानों पर मिलती हैं। जो मतलब इस प्रकार की गुफाएं खोजी गई हैं जहां पर नवपाषाण युग के लोगों ने चित्र बनाए रखे, वो आज भी है। गुफा चित्रों में जानवरों, पक्षियों, मतलब किस किस के चित्र होते थे? जानवरों के, पक्षियों के, मतलब मनुष्य की रेखाकृतियां मिलती थी। मतलब स्पष्ट रूप से नहीं होती थी पर मिलती। मनुष्य अपने बर्तनों पर भी चित्र उकेरता था, मतलब अपने बर्तनों पर जो मिट्टी के बर्तन वो बनाता था उस पर भी वो चित्र बनाता था। भाषा का विकास कैसे हुआ? संवाद तथा सामाजिक संपर्क के लिए विभिन्न भाषाएं विकसित की गई, किंतु लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, लिखना नहीं आता था। यही कारण है कि उनके जीवन के लिखित दस्तावेज नहीं मिलने का यही कारण है। मतलब क्या था? उनकी कई सारी भाषा तो उत्पन्न हुई आपस में, जब वो एक साथ रहने लगे, समाज बना, सामाजिक संपर्क हुआ, भाषाएं तो विकसित हुई, परंतु लिखित रूप में मतलब यानी कि उन्हें लिखना नहीं आता था, लेखन कला का ज्ञान उन्हें नहीं था। तो यही वजह है कि इस युग में लिखित रूप में कोई दस्तावेज नहीं है। अब आइए धातुओं की खोज किस प्रकार की? पाषाण युग। पाषाण युग के अंत के समय में पाषाण युग अंत के समय में लगभग 4000 ईसा पूर्व में मानव ने उपकरण बनाने में पत्थरों के साथ विभिन्न धातुओं का प्रयोग प्रारंभ किया। इसलिए इस युग को ताम्रपाषाण युग, चालकोलिथिक, चालको का अर्थ होता है तांबा प्लस लिथिक का अर्थ होता है पाषाण, यानी पत्थर और तांबे से बनाए उपकरण कहा जाता है। तांबे के बाद जस्ते तथा टीन की खोज की गई, जो आधुनिक सभ्यता की दिशा में बड़ी छलांग सिद्ध हुई। तो देखो इन्होंने खोज तो की है, धातुओं की खोज की, जिसमें कि तांबा हुआ, फिर आगे जाके जस्ता, टीन, ठीक है। इस प्रकार कुछ समय बाद कांसा किससे बनता है? तांबे तथा टिन के मिश्रण से बनता है। तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। कांसे का प्रयोग उपकरण, फिर वो क्या करने लगे? कांसे का प्रयोग करने लगे खोज के बाद, उपकरण, शस्त्र, बर्तन आदि बना। दक्षिण भारत में तांबे तथा कांसे की कुल्हाड़ियां, कुठार
कुल्हाड़ियां जिसे कुठार भी कहा जाता है, चाकू आदि अनेक स्थानों पर पाए गए हैं। दक्षिण भारत के हिस्से में जब खोज की गई वहां पर कुल्हाड़ियां, चाकू आदि पाए गए हैं कांसे की। मैसूर में ब्रह्मागिरी, नर्मदा नदी पर नवदटोली आदि ऐसे कुछ स्थल हैं जहां ये उपकरण खोजे गए हैं। इनके बहुत बाद में लोहे की खोज हुई। फिर इसके बाद बहुत बाद समय में पहले तो उन्होंने इन धातुओं की खोज की, बहुत समय बाद उन्होंने लोहे की खोज की, जिसके आधार पर उस युग को लौह युग कहा गया। ठीक है, जब लोहे की खोज की गई तब लौह युग कहलाया। इसके साथ ही कुछ नदी घाटियों में अनेक प्रारंभिक सभ्यताओं का उदय। तो उसके बाद क्या हुआ, नदी घाटियों में और भी अनेक सभ्यताएं पनप रही। अब आ जाइए उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम एक प्रतीक अध्ययन। नवपाषाण युगीन संस्कृति के अनेक स्थल भारत के विभिन्न भागों में चिन्हित किए गए हैं, पहचाने गए हैं, खोज किए गए हैं, जो देश के उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर से लेकर पूर्व में और उत्तर। नवपाषाण युगीन संस्कृति के स्थल कहलाए हैं। देखिए नंबर 1 पे देखिए, सिंध बलूचिस्तान सीमा अब पाकिस्तान में है, पर कच्छी मैदान में बोलन नदी के तट पर मेहरगढ़ तथा किले गुल मोहम्मद, ठीक है, ये स्थान है जगहों पर। दूसरा देखिए पश्चिम बंगाल अब पाकिस्तान में, पश्चिम तट। दूसरा देखिए पश्चिम पंजाब अब पाकिस्तान में, सराय खोला तथा चली गई। तीसरा कश्मीर में बुरझौम, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में कोलडिहवा। पांचवा देखिए असम में तारुतरु और असम में दाओजा हेडिंग। तो देखिए बच्चों ये कुछ स्थान ऐसे हैं जो उत्तर पूर्व में है और कुछ स्थान उत्तर पश्चिम में है। तो इस तरह से ये स्थान क्या है, नवपाषाण युगीन संस्कृति के अनेक स्थान, तो अनेक नाम है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अब अजी मेहरगढ़ के बारे में देखिए। मेहरगढ़ देखिए, सबसे पहले मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। मेहरगढ़ की खोज सर्वप्रथम स्थल के रूप में हुई, पहले ये स्थान मिला। यह बस्ती संभवतः 7000 ईसा पूर्व की है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। यहाँ के लोग काफी उन्नत थे, गेहूं कपास आदि उगाते थे, कच्ची ईंट से निर्मित मकानों में रहते थे, किंतु इनकी प्रारंभिक अवस्था में 5000 ईसा पूर्व तक, इनकी प्रारंभिक अवस्था क्या थी, 5000 ईसा पूर्व तक बर्तन निर्माण कला से ये अपरिचित। तो प्रारंभ में तो ये कहते हैं बर्तन के निर्माण में क्या थे, अपरिचित, नहीं जानते थे बर्तनों का निर्माण किस तरह से होता है। बाकी इन्होंने कपास, गेहूं, कच्ची ईंटें ये तो बनाना शुरू ही किया था, लेकिन शुरू में ये बर्तन बनाना नहीं जानते थे। बुरझौम आ जाइए। देखो बच्चों ये ऐसे स्थान है जहाँ पर खोज की गई, वहां पर जो भी चीजें मिली, पुरातात्विक चीजें जो भी मिली, उससे पता चला कि कैसे, किस समय किस चीज का बोलबाला था, कैसे कैसे चीजें लोगों ने समझी, किन किन चीजों का इन्होंने प्रयोग किया, क्या ये जानते थे, क्या ये नहीं जानते थे। अब आजिए बुरझौम, कश्मीर में श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में यह बस्ती स्थित है बुरझौम। यहाँ भी नवपाषाण युगीन संस्कृति के कुछ विशिष्ट लक्षण प्राप्त होते हैं, जैसे रिहायशी गर्द, विभिन्न प्रकार के पाषाण निर्मित उपकरण, धनुष तथा विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन, किंतु यहाँ सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का सर्वथा अभाव है। यहाँ के निवासी झील के किनारे निर्मित गर्तों में रहते थे। आखेट, मछली पकड़ना, गेहूं तथा जौ उगाना उनकी आजीविका, उनके जीवन जीने के प्रमुख साधन थे। ये इस तरह से जीते थे। ये लोग पॉलिश किए गए पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त हड्डियों से निर्मित हथियारों का भी प्रयोग करते थे। यहाँ के लोगों के विषय में एक रोचक तथ्य यह है कि लोग मृतक के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाते थे। ऐसी प्रथा भारत में अन्यत्र नहीं मिलती। रेडियो तिथीकरण के आधार पर यह स्थल 2500 ईसा पूर्व का है। तो इस तरह से रेडियो तिथीकरण के आधार पर देखा जाए तो स्थल कितना पुराना है, 2500 ईसा पूर्व का है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जगह, जो अलग अलग स्थल जो प्राप्त हुए हैं, वहाँ की विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ लोग इस समय कैसे कैसे जीवन व्यतीत करते थे। अब आइए अगला स्थान जिसकी खोज हुई भारत में, कोलडिहवा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन घाटी में यह नवपाषाण युगीन स्थल है। क्या है, नवपाषाण युगीन का स्थल है। यह स्थल ईसा से 6 या 5000 वर्ष पूर्व का है। यहाँ जंगली तथा कृषित धान पाया गया है।
तो यहाँ पर जंगली तथा कृषि स्थान पाया गया है। अब आ जाइए सारू तरु। यह स्थल असम में गुवाहाटी के निकट स्थित है। यहाँ बड़ी संख्या में पॉलिशदार नवपाषाण युगीन यानी नवपाषाण युग के समय के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें पाषाण की चौकोर हत्तेदार कुल्हाड़ी भी प्रमुख है, जो कि इनके लिए महत्वपूर्ण थी। असम की कुल्हाड़ियों तथा मेघालय के गारो पहाड़ियों में भी ऐसे उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये नवपाषाण युगीन लोग भारत के प्रारंभिक कृषक समुदाय थे। तो भारत के प्रारंभिक कृषक समुदाय यानी कि जब कृषि हमारे क्या है, हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो हमारे देश में शुरुआती लोग जब जिन्होंने कृषि का आरंभ किया, तो नवपाषाण युग के लोग प्रारंभिक लोग हैं जिन्होंने कृषि की शुरुआत की। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ समाप्त होता है। चलिए शब्दावली देखिए। नवपाषाण युग पाषाण युग का अंतिम काल जब मानव भोजन संग्रहकर्ता की अपेक्षा भोजन उत्पादन तथा आखेटक की अपेक्षा पशुपालन बना। ठीक है। ताम्रपाषाण युग प्रागैतिहासिक काल की अंतिम अवस्था जब मानव ने पत्थरों के साथ धातु का प्रयोग शुरू कर दिया। ठीक है। महापाषाण कब्रों पर रखे आयताकार विशाल पत्थर को महापाषाण कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ पाषाण युग का अंतिम समय नवपाषाण। ठीक है। ताम्रपाषाण युग जब लोग पत्थर के साथ साथ किसका प्रयोग करने लगे, अन्य धातुओं का प्रयोग करने लगे। महापाषाण कब्रों पर आयताकार विशाल पत्थर जो रखा जाता उसे महापाषाण कहा जाता था। चलिए सारांश देख लीजिए। भोजन संग्रहण से भोजन उत्पादन का परिवर्तन बहुत धीमा था। कृषि ने जीवन को स्थायित्व प्रदान किया। कृषि के साथ मानव ने पशुपालन प्रारंभ किया। पहिए के आविष्कार ने मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए, क्योंकि इसका प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने तथा परिवहन में किया जाने लगा। तो इस तरह से आगे देखिए, पाषाण युगीन उपकरण अब भी पाषाण से निर्मित होते थे, किंतु वे अधिक परिष्कृत तथा पोरीदार होते। पहले के अकॉर्डिंग अब ज्यादा चीजें अच्छी हो गई। प्रारंभिक गांव में कुछ झोपड़ियां होती थी, कुछ चार दीवार युक्त होती थी तथा ऊंची भूमि पर बनाई जाती थी। इस प्रकार के मकान होते थे। मानव समुदाय में रहने लगा। कहाँ वो अकेला घुमक्कड़ फिरता था, अब समुदाय का अनेक आर्थिक क्रिया हो गई। जब साथ रहने लगा तो आर्थिक क्रिया। नवपाषाण युगीन मानव पृथ्वी, जल, अग्नि, प्राकृतिक तत्व एवं गाय की पूजा करता था। कब्रगाहों को मेगालिथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेगालिथ। आंखें, नृत्य, गायन प्रमुख मनोविद उसके क्या थे? मनोरंजन के साधन थे। अनेक भाषाएं विकसित हुई, किंतु लेखन कला का विकास नहीं हुआ नवपाषाण में। पाषाण युग के अंत में मानव ने उपकरण बनाने के लिए पाषाण के साथ धातुओं का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। भारत के उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम में अनेक नवपाषाण युगीन स्थल स्थित है, जहां पर उस समय के उपकरण प्राप्त, उस समय के जीवन के बारे में पता चला कि जगह कैसे कैसे। चलिए बच्चों, अभ्यास की बारी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला सही विकल्प पर सही बताइए। का देखिए, का कृषि कब प्रारंभ हुई? 8000 ईस्वी। का देखिए, अग्नि का आविष्कार लगभग कब हुआ? 10,000 साल ईस्वी। कालांतर में बर्तनों को मजबूत किया गया पकाकर। ठीक है। मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालना शुरू करा? किसे पशुपालन शुरू किस पशु से पशुपालन की शुरू? ठीक है, कुत्ते से। अगला देखिए, रिक्तानों की पूछा। का देखिए, कुत्ता उनके लिए क्या था? एक पालतू जानवर। नवपाषाण युग में मानव को डैश से भोजन डैश बनने में बहुत समय लगा। संग्रह, भोजन उत्पादन। ठीक है। अगला देखिए, डैश ने जीवन में स्थायित्व जीवन कट गा देखिए, डैश ने जीवन में स्थायित्व उत्पन्न किया कृषि। कृषि ने। अगला, नवपाषाण युग में मानव डैश में रहता था। मिट्टी। मिट्टी के। अगला, डैश का आविष्कार
मानव सभ्यता की प्रगति में एक महान उपलब्धि था, पहिए का। ठीक है, मिलान कीजिए, अग्नि की खोज कब हुई? प्रापाषाण युग का अंत में। कृषि का प्रारंभ कब हुआ? नवपाषाण युग में। पॉलिशदार पाषाण कुदाली ताम्र पाषाण युग में। ठीक है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण। ठीक है, चलिए अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास 5 और अभ्यास 6, संक्षेप में और विस्तृत रूप में। इन प्रश्नों को पढ़ के इनका उत्तर पाठ के अनुसार स्वयं देने का प्रयास करें। तो बच्चों ये पाठ समाप्त होता है, ये अभ्यास आपको पूर्ण करना है, अभ्यास। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।